हरिओम सभी को। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, ठीक है? थायरॉइड ग्लैंड जो कि आपके गले में पाया जाता है, ओके? तो हम लोग हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों के बारे में देखने वाले हैं, ओके? जैसे कि आपको पता होगा कि आपके गले के पास तितली जैसे आकार की एक एंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है? सभी लोग इससे परिचित हैं थायरॉइड ग्लैंड से? जो कि आपके गर्दन के सामने स्थित होता है। और जो ये क्या करता है तो ये शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय को नियंत्रित करता है। तो आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का कार्य करता है कौन? थायरॉइड, ठीक है? और इससे 2 प्रकार के हार्मोन बनता है। एक है आपका T3 और एक है T4 यानी कि ट्राई आइडोथायरोनिन, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ट्राई आइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन, ठीक है? T3 और T4 हार्मोन। तो इसी में कमी और अधिकता की वजह से जो है हम लोग अभी इसको हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है? तो ट्राई आइडो थायरोनिन और एक है आपका थायरोक्सिन। ये दोनों हार्मोन जो है आपके कहाँ से निकलते हैं तो पिट्यूटरी से आता है, ठीक है? मतलब नियंत्रण इसका कौन करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसका नियंत्रण करता है, ठीक है? और TSH थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायरॉइड को उत्तेजित करता है कि ताकि थायरॉइड अ, जो है T3 और T4 का क्या हो सके उत्सर्जन हो सके, सिक्रिएट हो सके। थायरॉइड का अगर कार्य देखेंगे तो ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा जो है ये नियंत्रित होता है। न्यूरो एंडोक्राइन नियंत्रण में क्या-क्या चीज़ें हैं तो इसमें आपके हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस TRH थायरॉइड रिहैबिलिटिंग हार्मोन के बारे में हम लोग देखे थे। ये हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है रिलीज़ होता है और पिट्यूटरी ये आपके TSH थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी रिलीज़ जो है, ये पिट्यूटरी रिलीज़ करता है TSH और थायरॉइड ग्लैंड जो है T3 और T4 को रिलीज़ करता है, ठीक है? ये ऑलरेडी आपको पता होगा, पहले भी आप इसके बारे में जान चुके हैं। तो जब इसमें गड़बड़ी होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपो या फिर हाइपरथायरॉयडिज़्म के नाम से जानते हैं, ठीक है? हाइपो या फिर हाइपरथायरॉयडिज़्म के नाम से जानते हैं जब इसमें गड़बड़ी होती है तो। ओके? अगर ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपर और अगर कम होगा तो उसको हाइपोथायरॉयडिज़्म बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? बताइए। ओके। सबसे पहले हम लोग हाइपोथायरॉयडिज़्म को देखेंगे यानी कि थायरॉइड हार्मोन की कमी। तो थायरॉइड हार्मोन की कमी होगी यानी T3, T4 जो है यहाँ पे कम मात्रा में बनेगा, ठीक है? T3 और T4 क्या होगा? कम मात्रा में बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज़्म, ठीक है? ये कैसा है? तो यह एक न्यूरो एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये याद रखना है एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के रूप में भी हम लोग इसे जानते हैं। अब इसके क्या-क्या जो है काउज़ है? तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, हाशिमोटो थायरॉयडिज़्म भी इसको हम लोग बोलते हैं, हाशिमोटो थायरॉयडिज़्म। और ये किसकी वजह से होता है? तो आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से हमें देखने को मिलता है, आयोडीन की कमी की वजह से। उसके बाद थायरॉइड शुगर या फिर रेडिएशन थेरेपी की वजह से। उसके बाद कॉग्निटल हाइपोथायरॉयडिज़्म यानी कि जन्मजात भी हमें देखने को ये मिलता है, इसके अगर काउज़ में देखेंगे तो। या फिर पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस का डिसफंक्शन की वजह से। और आपके मेडिकेशन की वजह से भी ये देखने को मिलता है, ठीक है? जैसे लिथियम हो गया और डेरोन की वजह से भी देखने को मिलता है। तो ये सब जो है काउज़ है किसके? तो आपके थायरॉइड अ, हा हाइपोथायरॉयडिज़्म के। ओके, ये सब काउज़ है। अब इसके लक्षण सिम्पटम्स क्या आपको नज़र आते हैं आपके हाइपोथायरॉयडिज़्म में? तो इसमें आपको थकान और कमज़ोरी महसूस होगा, फटीग और वीकनेस। वेट गेन होता है यहाँ पे, ठीक है? हम लोग हाइपो पढ़ रहे हैं ना, तो वेट यहाँ पे क्या होगा? गेन होगा हाइपो में। ठंड अधिक लगेगा, सूखी त्वचा ड्राई स्किन हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा और हेयर लॉस होगा, मूड खराब रहेगा, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं और हृदय की जो गति रहेगी वो क्या रहेगा? धीमी रहेगा और महिलाओं में अनियमित जो मासिक धर्म है, इर्रेगुलर पीरियड्स, वो भी इसके लक्षण में आते हैं। ग्वाइटर यानी कि गलगन रोग कभी-कभी देखने को मिलता है।
ठीक है, तो ये सब सारे जो है सिम्पटम्स है, किसके सिम्पटम्स है? तो हाइपोथायरॉयडिज्म के, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। ओके, अभी हम लोग हाइपो देखे, अब हम लोग हाइपर को देखेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है? अधिक मात्रा में ये बनता है, T3 और T4 जो है आपके क्या है, अधिक मात्रा में बनता है, जिसको हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये भी आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, सबसे सामान्य, इसको ग्रेव डिजीज बोलते हैं। ये दोनों का नाम याद रखिएगा, एक हासी मोटर डिजीज और एक आपका ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज आपके हाइपर में आएंगे। थायराइड नूडल्स, यानी कि यहाँ पे टॉक्सिक जो है जमा हो जाता है आपके ग्वाइटर में। उसके बाद एक्सेसिव आयोडीन इनटेक, तो यहाँ भी अगर हम आयोडीन ज्यादा ले रहे हैं तो उसके वजह से। उसके बाद थायरो थायरोआइडाइटिस, यानी कि सूजन हो जाना थायराइड में, उसके वजह से ये हाइपर हो जाता है। अगर आपके थायराइड के ग्रंथि में सूजन हो जाता है तो इसकी वजह से ये जो है हाइपर हो जाता है। और पिट्यूटरी जो है एडिनोमा, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन, उसमें ट्यूमर हो जाना, तो उसकी वजह से ये देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये नाम याद रखिएगा, ग्रेव्स डिजीज। अब इसके लक्षण क्या है? तो यहाँ पे वजन कम होना, उसमें क्या हो रहा था, हाइपो में वजन बढ़ रहा था ना, लेकिन हाइपर में क्या हो रहा है, वजन घट रहा है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा तेज हो गया है, तो यहाँ पे आपका वजन क्या हो जाएगा, कम होगा। दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, गर्मी अधिक लगेगा, वहां ठंड लग रही थी, पसीना अधिक होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, चिड़चिड़ापन, ठीक है, एंजाइटी देखने को मिलेगा, वहां पे डिप्रेशन है, यहाँ पे एंजाइटी है, ठीक है, कंपन, आंखें बाहर आ जाना, तो इसमें जो है आंखें जो है बाहर, जिसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं, आंखें बाहर हो जाते हैं। और दस्त यानी कि डायरिया देखने को मिलेगा। मासिक अनियमित, यहाँ भी आपको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलेगा। और ग्वाइटर यहाँ भी हम लोग देखेंगे, वहां पे कभी कभी था, यहाँ पे देखने को मिलता है ग्वाइटर आपको, गलगन रोग, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स है आपके हाइपरथायरॉयडिज्म के। दोनों में डिफरेंस याद रखना है, किसमें वजन कम हो रहा है और किसमें जिसमें आपके थायराइड T3 T4 का सिक्रेशन कम हो रहा है उसमें वजन बढ़ रहा है, जिसमें T3 T4 का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है उसमें वजन कम हो रहा है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ओके, अब इसमें यौगिक उपचार देखते हैं हम लोग। यौगिक उपचार यहाँ पे जैसे षटकर्म में कपालभाति, कुंजल, धौती, ये सब हम लोग करेंगे। प्राणायाम में उज्जाई, भ्रामरी प्राणायाम, जालंधर बंद, महाबंद, महामुद्रा, पाशनी मुद्रा, सिंह क्रांति मुद्रा, सिंहासन, विपरीत करनी, सर्वांगासन, हलासन, कर्णपीड़ासन, चक्रासन, मत्स्यासन, सूर्य नमस्कार, मार्जरी आसन, जानु शीर्षासन, भुजंगासन, हलासन और मत्स्यासन। तो ये सारे जो है अभ्यास हमें करने हैं, ठीक है, अपने थायराइड ग्लैंड को सही रखने के लिए। ओके, मैम क्लियर एक है बार और सभी को? अब यहाँ दिखाइए। पे, हाँ, यहाँ पे पिछले एक वाला चीज और स्लाइड। बताना है। एक चीज, जो आप आपके हाइपरथायरॉयडिज्म रहेंगे तो जो भी तेज वाले तेज वाली जो भी गतिदार आसन है, जोरदार वाले प्राणायाम, ये सारी चीज से बचना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब जैसे यहाँ कपालभाति लिखा गया है तो हाइपर वाले में ना करेंगे, ठीक है। ओके, हो गया रुपेंद्र जी? जी ओबेसिटी मैम को हो भी गया देख है। लेते। ओके, ओबेसिटी को देख लेते हैं, ठीक है। कौन है मोटू पतलू की जोड़ी, कौन कौन लोग देखते हैं? ओके, तो ओबेसिटी, ओबेसिटी को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल डिजीज। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं डायबिटीज टाइप 2 हो गया इसको, ठीक है, और हार्ट डिजीज है, तो बहुत सारी डिजीज जो है, और भी अदर डिजीज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया देखने को मिलता है, तो ये सारी चीजें भी हम लोग ओबेसिटी में देखेंगे, ठीक है। अगर ओबेसिटी के बारे में बात करते हैं तो मोटापा जो है शरीर में फैट के अत्यधिक संचयन को कहते हैं। तो अगर आपके बॉडी में ज्यादा जो है फैट का अ, संचय हो गया, स्टोर हो गया है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओबेसिटी के नाम से जानते हैं।
जो कि स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो आपके स्वास्थ्य पर ये क्या करता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। ओके। अब इसका कारण देखेंगे हम लोग, ओबेसिटी का कारण क्या है। अगर ओबेसिटी के बारे में बात करते हैं तो एनर्जी जो है इम्बैलेंस हो जाता है यहाँ पे, ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। यानी कि जब कैलोरी का सेवन खर्च होने वाली कैलोरी से अधिक हो जाती है, यानी कि जितना आप खर्च नहीं कर पा रहे कैलोरी, उससे ज़्यादा आप इंटेक कर ले रहे हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा खाना खा ले रहे हैं, जिसके वजह ऊर्जा क्या हो जा रहा है, असंतुलित हो जा रहा है। उसके बाद आनुवांशिक कारक, बहुत लोग जेनेटिक रूप से भी मोटे होते हैं, तो ये आनुवांशिक कारक यानी कि परिवार में अगर मोटे होने का जोखिम बढ़ गया है तो सारे में देखने को मिलेगा, तो ये एक तरीके से जेनेटिक फैक्टर्स भी है। हार्मोनल असंतुलन अगर हार्मोन इम्बैलेंस है यानी कि थायराइड, इंसुलिन, लेप्टिन जैसे हार्मोन में गड़बड़ी, ये आपके मोटापा को बढ़ा सकती है। जैसे अभी यहाँ पे अगर आपका हाइपोथायरायडिज्म रहेगा तो क्या मोटापा बढ़ जाएगा ना? तो हार्मोनल असंतुलन की वजह से अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, हाइपो में वजन बढ़ता है, ठीक है? जीवन शैली के कारण भी होता है, लाइफ स्टाइल आपके फैक्टर्स में भी, जैसे बैठे रहना, शारीरिक गतिविधि कम करना, फास्ट फूड या फिर मीठा जंक फूड खाना, तो ये सब आपके जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की कमी से, फास्ट फूड की वजह से, जंक फूड की वजह से, शुगर फूड की वजह से, तो ये सब सारी चीज़ की वजह से मोटापा जो है हमारे अंदर देखने को मिलता है। ओके। मनोवैज्ञानिक कारण देखेंगे तो तनाव, अवसाद, तनाव की वजह से, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, भावनात्मक खाने भावनात्मक जो है खाने की प्रवृत्ति को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो कभी-कभी क्या करते हैं ना हम लोग, दूसरी जगह से ध्यान को हटाने के लिए ना बहुत ज़्यादा खाते हैं, मोटापा का मेन रीज़न यही होता है। और भी चीज़ें मैं अभी बताऊँगी। दवाओं का प्रभाव अगर देखेंगे तो इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशंस यानी कि स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं, डिप्रेस दवा ले रहे हैं, साइकोटिक दवाओं से जो है वज़न क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ओके? तो ये सब जो है आपके जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे मोटापा में क्या होता है, आपके शरीर का वज़न बढ़ जाता है, ठीक है? और आपको बहुत सारी जो है विभिन्न आपके जितने भी सिस्टम्स हैं, उसमें जो है समस्या उत्पन्न होने लगती है, जैसे कि हृदय परिसंचरण में दिक्कत होने लगता है, श्वसन और उत्सर्जन में जो है आपका अनावश्यक जोर पड़ने लगता है, और जो भी आपके चयापचय संबंधी जो है अनेक बीमारी जो है देखने को आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे जो-जो डिज़ीज़ है हम लोग देख लेते हैं कि मधुमेह की वजह से कौन-कौन से रोग, सॉरी, डायबिटीज़ की वजह से कौन-कौन से जो है रोग देखने को मिल सकता है। ओबेसिटी मैम। हाँ, ओबेसिटी। मैम आपकी भी खिचड़ी पक रही है। नहीं, नहीं, मेरी नहीं पक रही है। मैं तुरंत चेंज भी के साथ सुनाई नहीं दिया। पहले आपने ओबेसिटी एक्चुअली बोला, फिर बाद में आप डायबिटीज बोलने लगे। हाँ, 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 भूल से निकल गया। जैसे कि मधुमेह आप लोग लिख लीजिए, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, आर्थराइटिस, ठीक है? तो ये सारे जो है डिज़ीज़ आपको देखने को मिल सकता है। उसके साथ में आपके अंदर जो है मानसिक सुस्ती, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें देखने में आएगा, ठीक है? अब हम लोग देख रहे हैं कि मोटापा का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो अधिक मात्रा में खाना, ठीक है? भोजन ज़्यादा करना, अधिक मात्रा में खाना, और हम लोग जो है यहाँ पे अधिक मात्रा में ग्रहण करने का मतलब ये नहीं होता है कि गलत प्रकार के जो है, यहाँ पे जब आप गलत प्रकार के आहार लेते हैं और बहुत चीज़ें जब खा रहे हैं, ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो ये देखने को मिलता है। जब आप ज़्यादा वसा वाले, मसाले वाली चीज़ें, शर्करा युक्त भोजन या फिर मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो देखने को मिलता है, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग 2 तरीके के मोटापा के बारे में देखेंगे। एक तो पहले समूह में अगर हम लोग देखेंगे तो अ, अगर नेचर के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे व्यक्ति जो प्रतिस्पर्धी स्वभाव के होते हैं, प्रतिस्पर्धी स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, जो क्रोधी होते हैं, क्रोधी, लोभी और तेज़ी से अधिक मात्रा में ये क्या कर इस प्रकार के जो लोग होते हैं, अगर वो ज़्यादा प्रतिस्पर्धी है, क्रोधी है, लोभी है,
तो उसके जो खाने की जो होती है वो अधिक जो है खाने की ओर जाते हैं, क्योंकि वो जो है अपनी ये सारी चीज़ों को छिपाने के लिए, मानसिक ऊर्जा से मुक्त करने के लिए जो है अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, उसके जगह पे जो है ज़्यादा फूड लेते हैं, ठीक है? ज़्यादा खाना खाते हैं, सारा गुस्सा जिसकी वजह खाने से पर उतारते हैं मैम। सारा क्रोध खाने पर उतारते हैं। हाँ, वो प्रतिस्पर्धा की वजह से वो खाने पे उतारते हैं, क्रोधी स्वभाव की वजह से और लोभी स्वभाव की वजह से, ठीक है? यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि जो रजोगुनी व्यक्ति जो होते हैं ना, रजोगुनी टाइप व्यक्ति, वो जो है अपनी रजोगुनी प्रवृत्ति की वजह से जो है बहुत ज़्यादा खाना ग्रहण करते हैं, ठीक है? और दूसरे में देखेंगे तो आपकी जो हाउसवाइफ है, गृहिणी है, ठीक है? गृहिणियाँ हैं, तो अगर गृहिणियाँ के बारे में बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अपने घर में रहते-रहते ऊब जाती है और उसके अंदर जो है तमोगुण की वजह से उसके व्यक्तित्व में जड़ता, आलस और सुस्ती जो है ये सब देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भी वो उसका जो है वज़न बढ़ता है, ठीक है? तो ये 2 तरीके की चीज़ें जो है देखने को मिलता है। ओके? अब जब मोटापा होता है तो व्यक्ति में जो ग्रंथि का जो स्राव है, जो ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रेशन होता है उसमें कमी आ जाता है, जिसकी वजह से जो आपके एंडोक्राइनो ग्लैंड है वो सही तरीके से काम नहीं करता है और हार्मोन के स्राव जो है सही से नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोग मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरीके से हम लोग क्या हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। और जिसकी वजह से जो है थायराइड हो या फिर एड्रिनल हो या फिर प्रजनन संबंधी जो समस्या है, सभी में जो है हमारा असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और हम मोटापा के शिकार हो जाते हैं। और अगर हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर बिना खाए अगर आप मोटे हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो है क्या है, तो यहाँ पे एंडोक्राइन और जो आपका ग्लैंड है, उसमें असंतुलन हो गया, इम्बैलेंस, ठीक है? एंडोक्राइनो ग्लैंड में इम्बैलेंस, तो इसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है सभी को? अब जो यहाँ WHO के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। WHO के द्वारा बताया गया है कि हम लोग कौन से व्यक्ति को मोटा मानेंगे, ठीक है? कौन सा व्यक्ति जो है अंडरवेट के अंतर्गत आता है, कौन ओवरवेट के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग मोटापे को BMI के थ्रू मापते हैं, बॉडी मेटाबॉलिक सॉरी बॉडी मास इंडेक्स। मेरा भी दिमाग सच में खिचड़ी पक गई है मेरी भी। ठीक है? तो इसको हम लोग केजी बाय मीटर स्क्वायर से मापते हैं, ठीक है? केजी बाय मीटर स्क्वायर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बीएमआई को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका केजी और मीटर का स्क्वायर होता है, ठीक है? मीटर का स्क्वायर, ओके? अब यहाँ पे WHO के अनुसार क्या बताया गया है कि अगर आप 18.5 से 24.9 के बीच हैं, तो आप कैसे हैं? सामान्य वजन वाले हैं। लेकिन अगर आप इससे नीचे रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? अंडरवेट, ठीक है? अंडरवेट। और अधिक वजन के यहाँ पे बारे में बात करेंगे तो 25 से 29.9 के बीच अगर आपका वजन आता है तो आप ओवरवेट के अंतर्गत आते हैं। और अगर 30 से 34.9 के बीच आता है तो आप किसके अंतर्गत आते हैं? ओबेसिटी क्लास 1 में प्रवेश कर जाते हैं। और ओबेसिटी क्लास 2 में अगर जाएंगे तो ये 35 से 39.9 के बीच आपका आएगा, ठीक है? और अगर ग्रेटर देन 40 या फिर इक्वल टू 40 है तो आप अति मोटापा से आप ग्रसित है, ठीक है? तो ये ज्यादा और भी मोटापा को दर्शाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका वजन कितना है, ठीक है, केजी में, और आपकी हाइट का स्क्वायर यहाँ पे किया जाता है, ठीक है? हाइट का यहाँ पे नीचे याद रखिएगा, यहाँ नीचे हाइट का स्क्वायर होता है, ठीक है? यहाँ मैं लिखी नहीं हूँ लेकिन यहाँ लिख देती हूँ, हाइट का स्क्वायर होता है, ठीक है? आपकी हाइट क्या है उसका स्क्वायर कर देंगे, डबल बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके? और आप निकाल के देख सकते हैं कि आप किसके अंतर्गत आते हैं। आप सभी लोग कल बताइएगा कि आप किसके अंतर्गत आते हैं, नॉर्मल में है, ओवरवेट में है, क्लास 1 है, क्लास 2 है, या फिर अति मोटापा है, ओके? नॉर्मल में है मैम। नहीं, मेजर करके बताइएगा, नहीं तो अभी पटाख से मेजर कर लिए तो अच्छी बात है। मेरा 27 है मैम। 27 है जी। ओवरवेट। मेरा 23 है मैम। तब तो आप परफेक्ट है जोशना जी। मैम 52 है।
52। वेट नहीं बोलिएगा, वेट बोल रहे हैं क्या? जी मैम। BMI नहीं, बोल रहे हैं मैम। वेट यहाँ नहीं, इस तरीके से निकालना है ना। पहले कितना केजी है, ठीक है। 1 सेकंड, मेरा किधर चल रहा है पेन। अगर आप 50 केजी के तो 50 केजी लिखेंगे, ठीक है। और आपकी हाइट क्या है उसको मीटर में चेंज करेंगे और मीटर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। समझे? और उससे जी फिर डिवाइड तो करना मैम है आपको। मैं तो फिर तो डिवाइड अंडर करना है, वेट आ गई वो तो। देख लीजिएगा करके, डिवाइड करना है आपको, ठीक है। मैम एक एग्जांपल बताए क्या? बताइए। लेकिन मीटर नहीं पता मेरा। वही तो बोल रहे हैं, मीटर में आप निकाल के बताइए, हम तुरंत करके दिखा देते हैं। थोड़ा पॉइंट में आता है। हाइट ऐसे- हाइट है 5 फीट 7 इंच। कल आप मेजर करके आइएगा, ठीक है। जी ये आगे देखते हैं, हाइट मत बताइए आप, सबसे ज्यादा लंबे निकल जाएंगे फिर आप। आप नहीं मोटे मैम मेरी मोटापे भी के। 5-7 है वैसे तो हाइट। अरे वाह! तो अरे, हमको लगा कि सिर्फ रुपेंद्र जी ही सबसे लंबे हैं। चलिए, आप दोनों बताइएगा। जी मैम मोटापे कल आप कैसे बताते हैं। पता करेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बीएमआई से हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बीएमआई से कैसे मेजर करते हैं, तो केजी आपका कितना है और हाइट को मीटर में आपको मीटर में डाल के आपको डबल करके और से डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो भी चीजें जितने भी आपके आएंगे आपको देखना है कि आप किसके अंतर्गत आ रही हैं। उसके बाद डब्ल्यूसी, वेस्ट, वेस्ट आपके सरकम फ्रेंस। तो वेस्ट की परिधि क्या है, कमर की परिधि क्या है, उससे भी पता चलता है। तो कमर की परिधि आपकी कितनी होनी चाहिए? 102 से पुरुष की क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। मतलब 102 तक है या फिर उससे कम है तो सही है, ठीक है। और अगर उससे ज्यादा हो गया तो वो व्यक्ति जो है मोटापा के शिकार है, ठीक है। महिलाओं की 88 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर उससे ज्यादा है तो महिलाएं भी मोटापा के शिकार है। उसके बाद डब्ल्यू एच आर में क्या होता है? कमर कुल्हा का अनुपात, यानी वेस्ट हिप रीजन, वेस्ट हिप और रीजन दोनों को देखा जाता है। जहाँ पे अगर मेल है तो उसका 0.90 से अगर ज्यादा रहेगा तो मोटापा के शिकार है, और अगर 0.85 से महिलाएं ज्यादा रहेंगी तो वो मोटापे की शिकार है, ठीक है। उसके बाद शरीर वसा का प्रतिशत देखेंगे, तो बॉडी फैट्स को यहाँ पे डिनोट करते हैं। 25% से अगर ज्यादा है पुरुष का बॉडी फैट तो वो जो है ओबेस के अंतर्गत आएगा। महिलाओं का 32 से ज्यादा है तो वो ओबेस के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। क्लियर है सभी को? ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मली हम लोग बीएमआई को ही सिर्फ देखते हैं, लेकिन ये चीजें भी ध्यान रखनी है, ओके। एक बार थम कर दीजिएगा, समझ में आया तो। चलिए आगे देखते हैं। अब मोटापे के प्रकार को मैम देखेंगे। मैम हाँ बोलिए। ठीक है, कर लीजिए फिर लास्ट में बताएं। ओके, अब मोटापे के प्रकार को देखेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल यानी कि एब्डोमिनल ओबेसिटी, बेली फैट जिसको बोलते हैं ना, बेली फैट बहुत लोगों का ज्यादा होता है। एप्पल शेप बॉडी होता है, ठीक है, बेली से एप्पल शेप बॉडी। फिर है पेरिफेरल मोटापा, यानी कि थाई और हिप पर फैट है, इसको पियर शेप बोलते हैं। प्राथमिक मोटापा, प्राइमरी ओबेसिटी, तो ये बस लाइफ स्टाइल की वजह से देखने को मिलता है। द्वितीयक मोटापा सेकेंडरी ओबेसिटी है, ये डिजीज की वजह से देखने को मिलता है, मेडिकेशंस की वजह से, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स आपको मोटापा के ध्यान रखना है, सेंट्रल, पेरिफेरल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। अब इसका साथ पिक्चर भी होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अभी जो चीजें हम लोग देखे थे, ठीक है। नॉर्मल वेट आपका 18.5 से लेके 24.9। उसके बाद सॉरी अंडर वेट है आपका, अगर 18.5 से कम अगर आपका वेट आ रहा है तो अंडर वेट के अंतर्गत है। नॉर्मल में 18.5 से 2.4 के 9 के बीच, ओवर वेट में 25 से लेके 29.9, और ओबेस में आपके 30 से 39, ये 1 वाला है। और एक्सट्रीम अगर ओबेस है तो 40 से अगर ज्यादा है,
ठीक है। दूसरा पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आपके थाई वाले रीजन में, यहाँ आपके बेली वाले रीजन में है, ठीक है। और सिर्फ आपके थाई वाले रीजन में इसी एरिया में, ऐसे तो नीचे वाला पैर भी यहाँ पे मोटा हो रहा है, ठीक है, शुरुआत में। और ये तो फिर आप देख रहे हैं स्टमक वाला एरिया ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस तरीके से जो है टाइप्स ऑफ 6 टाइप ऑफ ओबेसिटी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। वो पिक्चर नहीं दिखा। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे मोटापे के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी। सिम्टम्स ऑफ अगर ओबेसिटी देखते हैं तो एक्सरसाइज, एक्सेसिव वेट की वजह से, अत्यधिक वजन की वजह से थकान जल्दी होता है। तो मोटापे के लक्षण में अगर ज्यादा थकान हो रहा है एक्सेस वेट की वजह से, उसके साथ सांस फूलने लगना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जोड़ों का दर्द होना, ज्वाइंट्स पेन होना, खराटे लेना, पेट बाहर निकलना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, बीपी हाई हो जाना, ठीक है, बीपी हाई हो जाता है, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है जल्दी। तो ये सारी चीजें जो है देखने को मिलता है। अब मोटापे से होने वाली जो हम लोग बीमारियों को देखते हैं, तो यहाँ पे हृदय रोग, हृदय का खतरा जो है बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है, हृदयघात का, डायबिटीज 2 का खतरा जो है बढ़ जाता है, ये याद रखिएगा, डायबिटीज मेलिटस 2 वाला बढ़ जाता है। श्वसन संबंधी समस्या देखने को मिलता है, स्लीप एपनिया, रात को सोते समय जो है नाक आवाज करता है, नहीं तो श्वसन जैसे कि जो आपके गले के पास की जो एक नली होती है ना, वो जो है अचानक क्या हो जाती है, उसको लगता है कि काम नहीं कर रहा है ढंग से, इसकी वजह से अचानक नींद टूट जाता है। ये हम लोग आप लोगों को पढ़ाई में स्लीप एपनिया, ठीक है। ये श्वसन से रिलेटेड चीजें भी हम लोग देखे थे। और अस्थमा का भी बढ़ जाना। उसके बाद जोड़े और हड्डियों की समस्या, फैटी लिवर, फैटी लिवर डिजीज देखने को मिलता है। हार्मोनल विकार, हार्मोनल डिसऑर्डर देखने को मिलता है, और जिसमें पीसी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम देखने को मिलता है, इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है, और कैंसर का जोखिम भी बढ़ जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है, जो कि आपको ओबेसिटी की वजह से उपहार के रूप में मिलती है आपको, ठीक है। अब आगे रोकथाम देखेंगे, कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उचित भोजन करके, हेल्दी डाइट को लेकर, कम कैलोरी युक्त भोजन लेंगे, फल सब्जियों का यूज ज्यादा करेंगे, कम चीनी, कम वसा, हाई प्रोटीन हाई फाइबर की चीजें लेकर, और नियमित व्यायाम करना है, नींद लेना है 7 से 8 घंटे, तनाव प्रबंधन करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, वजन को नियमित मॉनिटरिंग करते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे षटकम में क्या करेंगे, तो कुंजल करना है आपको, कुंजल, लघु संघ प्रक्षालन, कपालभाति और अग्निसार। आसन में सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, उत्तान पादासन, वज्रासन, वज्रासन समूह के आसन। और प्राणायाम में भस्त्रिका, सूर्यभेदी, नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम। बंद में महाबंद, और शीतलीकरण में ध्यान में योग मुद्रा। और भी चीजें हम लोग देख लेते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग आसन में देखेंगे तो यहाँ पे और भी आप ऐड कर लीजिएगा आसन में। सर्वोत्तम अगर आसन देखेंगे तो पवन मुक्तासन जो है आपका, पवन मुक्तासन करेंगे, पवन मुक्तासन। वज्रासन समूह के आसन, वज्रासन। शक्तिवन समूह के आसन, एपीएमबी बुक में आपका जो तीसरा नंबर का जो है, वहाँ 3 टाइप्स के बताया गया ना, तो तीसरा वाला जो यहाँ पे बताया गया है शक्तिबंध समूह के आसन, वो करना है, शक्तिबंध के आसन। सूर्य नमस्कार तो यहाँ पे दिया ही गया है, ठीक है। तो ये सारा आप आसन में कर सकते हैं। और यहाँ पे ये नहीं कि अचानक बहुत सारी चीजें करना, धीरे धीरे बनाना है, बढ़ाना है। पवन मुक्तासन भागवन से आप अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे, अचानक, क्योंकि उतनी क्षमता नहीं रहती है जो लोग मोटे रहते हैं कि इतनी सारी चीज कर पाए। तो धीरे धीरे उसे क्षमता बढ़ाना है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह इस तरीके से करके। प्राणायाम में आप यहाँ पे कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है, भ्रामरी, भस्त्रिका तो है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन, ठीक है। उसके बाद भस्त्रिका जो करेंगे ना, इसमें
आराम आराम से करना है, ज्यादा प्रेशर देके नहीं करना है, ये चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है। षटकर्म में आपके कुंजल लघु संक प्रक्षालन आप कर सकते हैं और नीति भी कर सकते हैं, और ये रेगुलर कर सकते हैं आप नीति। ठीक है, नीति और कुंजल, नीति और कुंजल ये रेगुलर कर सकते हैं। और जो आपकी ये तो लघु संक प्रक्षालन आप कहीं अच्छे जगह पे जाके कर सकते हैं। और जो आपके जो साल में 2 बार वाले होते हैं, वो वाला भी आप साल में 2 बार कर सकते हैं। और नॉर्मली डेली वाला भी जो 2-3 दिन में आप कर सकते हैं, 2-3 गिलास पानी पीकर, वो वाला भी आप कर सकते हैं। ठीक है। शिथिलीकरण में योग निद्रा करना है, योग निद्रा, योग निद्रा ये आवश्यक है, ये आपके खाना को जो है कंट्रोल करेगा, तो ये समझती है। ठीक है। यहाँ और भी चीजें लिखी गई हैं। क्लियर है सभी को ओबेसिटी? थम कीजिएगा, तो लिख क्यों नहीं रहे थम करते हुए। ओके, रुपेंद्र जी, जोशना जी, रंजना जी, अब हम लोग देख लेते हैं आगे। पहले दोनों का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, हाइपोथायरॉयडिज्म किस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है? हाइपोथायरॉयडिज्म में T4 का। यहाँ पे T3 T4 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है हाइपोथायरॉयडिज्म में किस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। तो पता थायराइड मुझे। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाँ, यहाँ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 और T4 कम होने के कारण जो है पिट्यूटरी अधिक TSH बनाता है, इसकी वजह से। तो पिट्यूटरी अधिक जब TSH बनाता है, इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है, कम होने की वजह से ये ज्यादा, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा बनाता है, इस वजह से इसका आंसर आपका, अगर यहाँ पे नहीं रहता तो आप लगा सकते थे। ठीक है, यानी यहाँ पे कौन से हार्मोन का स्तर बढ़ गया है, तो आपका हार्मोन का स्तर बढ़ा TSH। नेक्स्ट देखेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म कौन सा हार्मोन कम होता है हाइपर में? तो यहाँ भी TSH ही होगा। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म का सबसे सामान्य कारण कौन सा है, बताइए? ग्रेव्स डिजीज और हाशिमोटो डिजीज दोनों बताई थी मैं, दोनों में अलग अलग। ग्रेव्स डिजीज। नहीं, ऑप्शन ये मैम। अच्छा, हाइपो है ना? हाँ, अब हैशिमोटो, ऑप्शन हैशिमोटो, हाशिमोटो। हाशिमोटो, हैशिमोटो। हाशिमोटो, ओके, बिल्कुल। तो हाशिमोटो हो जाएगा यहाँ पे आपका हाइपोथायरॉयडिज्म में। ठीक है, हाइपो में। नेक्स्ट बताना है कौन सा रोग जो है हाइपरथायरॉयडिज्म से संबंधित है? ऑप्शन बी। ग्रेव्स। ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज। हाइपोथायरॉयडिज्म का एक सामान्य लक्षण क्या है, वजन बताइए? वेट लॉस बढ़ता है, होगा? वजन बढ़ता ड्राई है। स्किन। वेट लॉस। वेट लॉस, हाँ रुपेंद्र हाइपो में जी। वजन बढ़ेगा। ड्राई स्किन। ड्राई स्किन। वेट गेन यहाँ लिखा ही नहीं है। कम होगा मैम, ऑप्शन ए आएगा। हाइपो है। बढ़ेगा वेट। अच्छा हाँ, ड्राई सॉरी स्किन। सॉरी, मैं हाइपर का बता रहा था। जी जी, कम हो। आपका माइंड अभी हाइपर काम कर रहा है। खिचड़ी जो पक रहा है मैम। चलिए, तो ड्राई स्किन होगा यहाँ पे। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में ड्राई स्किन। हाइपरथायरॉयडिज्म का प्रमुख लक्षण बताइए? हीट इंटॉलरेंस। हीट इंटॉलरेंस। डिप्रेशन, डिप्रेशन। नहीं नहीं, एंजाइटी होता है इधर। ध्यान रखना है रुपेंद्र जी। ठीक है, डिप्रेशन में इंसान किस तरीके का हो जाता है? एंजाइटी में
दोनों में डिफरेंस है ना। एंजाइटी में इंसान ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है, ज्यादा ही चिंता ऑप्शन करता है। क्या है मैम? हृदय गति बढ़ेगी इसमें तो कार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। हार्ट इंटॉलरेंस, हीट इंटॉलरेंस, सॉरी क्या बोल हीट रहे हैं, क्या आंसर बोल रहे हैं? सी एक नंबर हीट रेड इंटॉलरेंस। ए कार्डिया और बोल सी, रही हूँ। ए और सी होगा हीट मैम। इंटॉलरेंस, हीट इंटॉलरेंस, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म का प्रमुख लक्षण है हीट इंटॉलरेंस। ग्रेव्स रोग में कौन सा लक्षण विशेष रूप से मिलता है? गोइटर। एक ही का आंसर आया, ठीक है। वो भी एक्सो गलत आया मैम। एक्सोथैलेमस। फिर थैलेमस, ठीक है। एक्सोथे एक्सोपैथैलेमस, ये याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेव्स रोग के कौन सा लक्षण विशेष रूप से मिलता है? ऑटोइम्यून रिएक्शन काउजिंग आइज बर्निंग, ठीक है, इसी को बोला जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में दिल की धड़कन कैसी होती है? कम होती है, इंक्रीज्ड डिक्रीज होगी। डिक्रीज होती है। डिक्रीज्ड, ओके, बहुत अच्छा, डिक्रीज। नेक्स्ट बताना है टीएसएच कम और T3 T4 अधिक, यह किस स्थिति में देखा जाता है? बताइए। हाइपो, हाइपो में। हाइपो में क्या हाइपर में? हाइपर में हाइपोथायराइडिज्म में। और में यहाँ देखिए ना T3 T4 अधिक है। हाइपर ना होगा। हाँ हाइपर होगा ना। तो हाइपर होगा। यहाँ पे टीएसएच जब अधिक होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो T3 T4 कम निकल रहा है, इसके वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ज्यादा निकालता है ताकि T3 T4 ज्यादा निकले, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है जब आपका T3 T4 जब ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा निकल रहा है, तो टीएसएच जो है ये कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म होगा। जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म को क्या कहते हैं? मैक्सिडेमा। मैक्सिडेमा, क्रिटिनिज्म बोलते हैं, ठीक है, क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म जन्मजात को। इंटरचेंज कर दिया लगता है। और बताइए नहीं। हाइपो में होगा मैम मैक्सिडेमा। यस। नेक्स्ट बताइए, हाइपरथायराइडिज्म में हृदय गति कैसी होती है? इंक्रीज इंक्रीज होती है। इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे बढ़ेगी। इंक्रीज होगा, तेज। ठीक है। बताइए कौन सा परीक्षण हाइपरथायराइडिज्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? टीएसएच। टीएसएच टीएसएच। टीएसएच, ओके, टीएसएच। कौन सा पोषक तत्व थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है? आयोडीन। आयोडीन। आयोडीन आयोडीन, नमक। नमक सबको पता होगा ये तो। ग्वाइटर किस कारण से होता है, हो सकता है? अबव ऑल डी सभी ऑप्शन की वजह, आयोडीन डिफिशियंसी। आयोडीन आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन डिफिशियंसी। एक्सेस, आयोडीन की कमी से। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, किसकी वजह से होगा आयोडीन की बताइए? कमी से ना होता है मैम। बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मेरे अनुसार। ऑल ऑफ ऑल अबव, आएगा। ऑल आएगा, क्योंकि कभी कभी दोनों में, कभी आयोडीन कभी एक्सेस में भी हो जाएगा क्या, ज्यादा आयोडीन से भी? हाँ, जब T3 T4 ज्यादा निकलता है तो उसमें तो देखने को मिलता ही है, लेकिन कभी कभी हमें उसमें भी देखने को मिलता है, हाइपो वाले में भी, ठीक है। इसी वजह से ऑल अबव बोला गया है। हाइपोथायराइडिज्म में त्वचा कैसी होती है? ड्राई ड्राई, ड्राई। ओके।
हाइपोथायराइडिज्म का जीवन भर का इलाज क्या होता है? मेथिमाजोल। लेवोथैरोक्सिन, ठीक है, लेवोथैरोक्सिन। ये मेडिसिन है क्या मैम ये? हाँ, ये मेडिसिन का नाम है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि यहाँ योगा का उपचार के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये दवा वाला क्वेश्चन रहने दीजिए। हाइपरथायराइडिज्म में आंखें बाहर निकलने को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, एक्सोथैलेमस। 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 ओके, बहुत अच्छा। अभी जस्ट ऊपर भी देखे थे ऐसा क्वेश्चन। हाइपोथायराइडिज्म में वजन क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। गेन, इंक्रीज। होगा। बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। बहुत अच्छा। हाइपरथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म क्या होगा? वीक, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा। इंक्रीज। हाइपर है ना, तो हाइपर में डिक्रीज कैसे होगा? इंक्रीज होगा ना। होगा। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। हाशीमोटो डिजीज किस प्रकार का विकार है? ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून। ऑप्शन बी। ऑटो इम्यून, मैम बिल्कुल। कभी हाइपर आता है, कभी हाइपो आता है, इसमें कंफ्यूजन हो जा रहा है, ध्यान ही नहीं दे पा रहे, बस ऑप्शन में घुस जा रहे हैं। नहीं, आप इसलिए कंफ्यूज हुए ना, क्योंकि जब मैं शुरुआत में बताई आप ध्यान नहीं दिए। बाकी लोग तो दे पा रहे हैं जवाब। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, बताइए। बस दो ही चीज यहाँ पे ध्यान रखना था। हाइपो में वजन आपका बढ़ रहा है, ठीक है, कम मतलब T3 T4 का सिक्रेशन कम हो रहा है, लेकिन वजन बढ़ रहा था। और आपके हाइपर में क्या हो रहे थे, तो वजन वहां पे घट रहे हैं, ठीक है। और TSH के बारे में देखेंगे तो TSH आपके हाइपो में क्या हो रहा है, तो ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है, और हाइपर में कम सिक्रेशन हो रहा है, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। और बाकी चीजें जो भी इंक्रीज होंगी वो सब आपका हाइपर में होगा नॉर्मली, जैसे अभी आप देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी किस में दी जाती है? आप पढ़ ही लिए तो बता पर दीजिए। हाइपर में। हाइपर में, ओके, तो हाइपर में दिया जाता है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। कौन सा हार्मोन थायराइड को उत्तेजित करता है? TSH। TSH। TSH, ओके, तो TSH हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। TSH कहाँ बनता है, बताइए बताइए रुपेंद्र जी। थायराइड में। पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड में ना। पिट्यूटरी में बनता है, ठीक है। थायराइड से आपका T3 T4 निकलता है, जबकि पिट्यूटरी से आपका निकलता है TSH। TRH कहाँ से बनता है? हाइपोथैलेमस। थायराइड ऑप्शन रिजल्टिंग बी। हार्मोन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अभी तो जस्ट हम लोग देखे थे ना, किस अवस्था में मांसपेशियों में कमजोरी पाई जाती है? हाइपर में। हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर। हाइपर में, हाइपर में। बोथ, दोनों में। हाइपर एंड हाइपर दोनों में, ठीक है, दोनों में मांसपेशियां कमजोर पाई जाती है, हाइपर एंड हाइपर में। हाइपरथायराइडिज्म में बाउल मूवमेंट, डायरिया। डायरिया। डायरिया, बाउल मूवमेंट। हाइपोथायराइडिज्म में फिर सभी क्वेश्चन है। मैम ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार उसका हिंदी थोड़ा क्लियर कीजिए ना, बाउल मूवमेंट का। बाउल मतलब तो कटोरा होता है, उसमें गति होना, यानी आपके पेट में गति होना। पेट बार में बार डायरिया गुड़गुड़ में क्या होना। होता है, बार बार। वेस्ट मटेरियल का बॉडी से एक्सक्रीट होना। फिर से बोल दीजिए एक बार मीनाक्षी जी। वेस्ट मटेरियल का बॉडी से एक्सक्रीट होना, एक्सक्रीशन। ओके, हाँ, डायरिया में तो वही होता है, ये बाउल मूवमेंट का मीनिंग पूछ रहे थे। उसी को वो कहते हैं, वो इसकी शुद्ध हिंदी तो मुझे भी नहीं आती, पर वही होता है। ओके, ठीक है रुपेंद्र जी। दस्त दस्त टाइप का है क्या? हाँ हाँ, दस्त दस्त। दस्त ही है, दस्त ही है। डायरिया का मीनिंग हाँ, पूछते तो लूज मैं बता मोशन देती। होते हैं। दस्त बोलते हैं इसको, हाँ। हाइपोथायराइडिज्म में बाउल मूवमेंट
कॉन्स्टिपेशन। 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 ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन होगा यहाँ पे। यानी एक तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से यहाँ पे कार्य कर रही है, हाइपो में और हाइपर में। मैक्सिडिमा किस में पाया जाता है? हाइपोथायराइडिज्म में। हाइपोथायराइडिज्म में, ओके। हाइपोथायराइडिज्म एडल्ट में। बताइए थायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। ओके, तो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, बिल्कुल। टेस्ट को रहने देते हैं। थायराइड स्टॉर्म, स्ट्रॉम, हाँ स्टॉर्म ही है, किसमें होता है? हाइपर। हाइपर में, हाइपरथायराइड। ओके। सीवियर हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड स्टॉर्म होता है। कौन सा प्राणायाम हाइपरथायराइडिज्म में नहीं करना चाहिए? कपालभाति। 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 ओके, कपालभाति नहीं करेंगे। कौन सा प्राणायाम हाइपोथायराइडिज्म के लिए लाभकारी है? कपालभाति। कपालभाति, ओके। उज्जाई। उज्जाई, उज्जाई, जय। उज्जाई। उज्जाई। आपके गले में सीधा प्रभाव डालता है ना। हाइपोथायराइडिज्म में शरीर का तापमान कैसा होता है? हाइपो में, डिक्रीज। ओके, डिक्रीज होगा यहाँ पे। कौन सा थायराइड हार्मोन अधिक सक्रिय है? बोथ। फोर। सी। बोथ। 4। T3। T3 T3, ठीक है, T3 अधिक सक्रिय होता है। अधिक सक्रिय। ओके। T4 कहाँ पर कन्वर्ट होता है? T3 में। थायराइड ओनली। लिवर और ये ऑप्शन में टिश्यू Liver लीवर and एंड tissue. टिश्यू, लिवर और tissue। लीवर एंड टिश्यू में। कौन सा सिम्टम्स हाइपरथायराइडिज्म में मिलता है? हेयर लॉस। हेयर लॉस। नहीं, हीट इंटॉलरेंस। हेयर, हीट टॉलरेंस, इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस, हीट इंटॉलरेंस, ठीक है, हाइपर है ना। बताइए थायराइड किस प्रकार की ग्रंथि है? इतना इजी क्वेश्चन। एंडोक्राइन। एंडोक्राइन। एंडोक्राइन, अंतःस्रावी। ओके। अब मोटापा वाले क्वेश्चन। ओबेसिटी किसका परिणाम है? हाई कैलोरी। हाई कैलोरी, अधिक कैलोरी सेवन। ऑप्शन बी। ओके, हाई कैलोरी इंटेक करना, यानी ऑप्शन बी। मोटापा तब होता है जब शरीर में कैलोरी का सेवन कैलोरी खर्च से अधिक होता है तब। WHO के अनुसार मोटापे का BMI कितना होता है? बी ऑप्शन डी। ऑप्शन। 30 से अधिक। डी, चलिए तो 30 से अधिक। ये तो आपके कम वाले हैं, ये तो अंडरवेट में आ जाएंगे। इतना आपका होना चाहिए। ये भी उससे ज्यादा वाली है, लेकिन एक्सेस वाला ये दिया गया था, इसकी वजह से आपको ये मारना पड़ा, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे 40 से भी ज्यादा होता है। तो WHO के अनुसार BMI अगर 30 से ज्यादा है तो ओबेस कहा जाता है। ओबेस फर्स्ट में और सेकंड में हम लोग जो देखे थे। केंद्रीय मोटापा का प्रमुख सूचक क्या है? ऑप्शन बी। वेस्ट सरकमफ्रेंस, ओके। केंद्रीय मोटापे कमर पर जो है चर्बी से संबंधित है। मोटापे किस जोखिम को बढ़ाता है? उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ द। डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस को, हाइपरटेंशन को, हार्ट डिजीज को, लाइफ स्टाइल से डिजीज, यानी मोटापे सभी प्रमुख लाइफ स्टाइल डिजीज का जोखिम बढ़ाता है। इंडिया में एब्डोमिनल ओबेसिटी
जो है किस कारण Funding. ज्यादा है? सभी सभी कारण होंगे। सभी। तो जेनेटिक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। सबसे ज्यादा तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है। यहाँ सारी चीज है ऑप्शन में जो भी दिए गए। बीएमआई का पूरा नाम फुल फॉर्म बताइए। बॉडी मास इंडेक्स। Option A. बॉडी मास इंडेक्स। ओके। मोटापे से कौन सा हार्मोन असंतुलित होता है? Thyroxine. थायरोक्सिन असंतुलित। ओके, थायरोक्सिन। इंसुलिन। इंसुलिन बोल सभी इंसुलिन, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो केवल उसी में नहीं, असंतुलन और चीज में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे असंतुलन हार्मोन, तो यहाँ पे आपका इंसुलिन। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, ऑप्शन 2-4 रहेगा तो फिर उसको सभी को मानना पड़ेगा। ओबेसिटी मुख्य रूप से किस प्रकार की बीमारी है? ऑप्शन बी मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके। WHO में मोटापे को किस रूप में घोषित किया गया है? नन। एपिडेमिक इसको एपिडेमिक बोला गया है, अच्छा। ठीक है। मोटापे को याद रखिए। ठीक। मैम उसका हिंदी जो लिमिटेड एरिया में, कुछ एक एरिया में ही स्प्रेड हो, मतलब लिमिटेड एरिया। एपिडेमिक वो होता है। पेंडेमिक वो जो जैसे पूरे वर्ल्ड में कोविड फैल गया था, वो तभी पेंडेमिक था। पैन का मतलब वो होता है। चलिए, बहुत अच्छा मीनाक्षी जी। मोटापे के इलाज में पहला कदम क्या है? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल Option C. मॉडिफिकेशन। ओके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। गाइनोइड मोटापा कहाँ जमा होता है? ऑप्शन बी हिप एंड थाइज में। ऑप्शन हिप एंड बी थाइज में, मैम ठीक है। मेरा बेटा भी बोल रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आपका बेटा बहुत तेज हो गया है आपके साथ पढ़ पढ़ के, आपसे पहले ही आंसर दे देता है। आप सोचिए, इतना फास्ट आंसर देती है वो, और कितना देगा। चलिए, एंड्रो एंड्रॉइड मोटापा। एब्डोमेन रीजन। ऑप्शन सी तो यहाँ पे भी क्या होगा? एब्डोमेन रीजन में। पहला है आपका कथन दिया गया यहाँ पे कि ओबेसिटी इंक्रीज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। सही है गलत है बताइए। ओबेसिटी इंक्रीज कर देता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, यानी कि बैड जो सही है कोलेस्ट्रॉल होता है। सही है ट्रू ट्रू है आएगा। मैम ट्रू। ओके, ट्रू। तो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और एलडीएल को कम करता है। नेक्स्ट बताना है आपको, दूसरा भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ओबेसिटी रिड्यूस इंसुलिन True. सेंसिटिविटी। ट्रू होगा ओके, ट्रू। ब्राउन फैट इंक्रीज ओबेसिटी रिस्क। ट्रू आएगा। ये भी ट्रू ही होगा। फॉल्स। ब्राउन फैट क्या होता है ये पता नहीं एक्चुअली मैम। ये क्या होता ब्राउन है मैम मैम ब्राउन फैट कैलोरीज जलाता है, ब्राउन फैट कैलोरीज जलाता है, मोटापा घटाता है ये। ओके। जेनेटिक्स प्लेज नो रोल इन ओबेसिटी। क्या जन्मजात ओबेसिटी का कोई रोल नहीं है? ट्रू। ट्रू है है। रोल है ट्रू फॉल्स आएगा ना फिर। नो लिखा है ना, नो वो लिखा है ना, फॉल्स नो रोल। आएगा। फॉल्स। नो है तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा ना। हाइपोथायराइडिज्म काउज वेट गेन। हाइपो। ट्रू। ट्रू है ट्रू। ओके, ट्रू। ओबेसिटी इज कंप्लीटली करेबल False. विथ मेडिसिन्स।
ओनली, फॉल्स 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 फॉल्स। ओके, क्यूरेबल होना चाहिए ना यहाँ पे, क्यूरेबल पढ़ ली मैं, ठीक है। जीवन सॉरी, अब आपको यहाँ पे मिलान करने वाला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। ए का 1 होगा, ए का ओबेसिटी है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, बी का गायनॉइड ओबेसिटी। एज इट इज ही है शायद। ऑप्शन सी सेंट्रल ओबेसिटी। मैम और कितना क्वेश्चन है? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रहा है, हे भगवान, अभी आया। हमको और कितना करके भी क्वेश्चन है निकल गया मैम अभी कुर्सी, कराने के लिए? बंद हो गया था। ज्यादा नहीं है, जो भी है 10-15 मिनट लगेंगे अगर होंगे तो। स्क्रीन देख देख के आंख जलने लगा। मत देखिए, सिर्फ सुनिए, ठीक है। फिर मैं आंसर बता नहीं देती हूँ। करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, भले ही हाँ, गलत मत हो जाए। कीजिए, कोई बात नहीं। तो BMI 30+ है तो क्या हो जाएगा, वो ओबेसिटी के अंतर्गत आएगा। वेस्ट अगर आपका सरकमफ्रेंस हाई है, अगर वेस्ट रीजन पे ज्यादा सेंट्रल मोटापा है तो वो ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी है। सेंट्रल ओबेसिटी। और अगर हिप फैट है तो वो गायनोइड ओबेसिटी है। ओबेसिटी विसरल फैट है तो यानी कि वो डेंजरस मेटाबॉलिक रिस्क है। डेंजरस मेटाबॉलिक रिस्क। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलान करना है, इंसुलिन है, लेप्टिन है, उसके बाद ग्रेलिन है और कार्टिसोल है। इंसुलिन का हंगर होगा क्या? कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। यस, कोर्टिसोल का स्ट्रेस हार्मोन है। डी का 2 होना चाहिए। देखिए डी का 2 किसमें ऑप्शन है, चलिए किसी में नहीं दिया गया। ए का 3 है, इंसुलिन फैट स्टोरेज हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन फैट स्टोरेज हार्मोन। लेप्टिन देखते हैं, लेप्टिन जो है आपके क्या है, तो स्टैटिटी हार्मोन। और सी का 1 है, गैरलिन हंगर हार्मोन है। और कार्टिसोल जो है आपके क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है। चलिए ये वाला बताइए। जो ब्राउन फैट आएगा हेल्दी एंड कैलोरी बर्निंग। वन होगा मैम। बी का फर्स्ट आएगा मैम ना, वो नहीं ब्राउन फैट का। सी का आएगा 1 सी का 1 आएगा, कैलोरी ब्राउन फैट बर्निंग। हेल्दी कैलोरी बर्निंग, फैट को जलाता है। और वाइट फैट जो आएगा वो क्या कहते बढ़ाएगा। चलिए ए का 2 आंसर है, ठीक है। सब कंटिन्यूअस फैट जो है आपके क्या हो जाएंगे, तो ये पे अंडर स्किन के अंदर ये पाया जाता है। विसल फैट है, अभी जस्ट हम लोग देखे थे विसल फैट, तो ये अराउंड ऑर्गन्स के अराउंड में देखने को मिलता है विसल फैट, ठीक है। ब्राउन फैट देखेंगे तो ये कम करता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि हेल्दी कैलोरीज बर्निंग। और वाइट फैट हो जाएगा आपके, तो ये आपके मेन स्टोरेज फैट है, ठीक है। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे।